हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक विच इज़ आर्टिकल नंबर 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट व्हाट इज़ स्टेट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और आज हम इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस विद केस लॉज पूरा डील करेंगे। बट हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज में ज़रा सा भी ऐड ऑन हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हाँ, मेरी वीडियो से आपकी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम इसको पूरी डिटेल एनालिसिस जानेंगे इसका क्या इस स्टार्टिंग से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल के बारे में क्या क्या कहा है, और ये आर्टिकल कितना अंडर एस्टिमेटेड आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हम सोचते हैं कि आर्टिकल नंबर 14 से हमारे फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं, बट नहीं, आर्टिकल 12 से हमारे स्टार्ट होते हैं, और 12 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसीलिए इसको स्टार्टिंग में भी रखा गया है, क्योंकि इसके बिना फंडामेंटल राइट्स हमें किसके अगेंस्ट क्लेम करने हैं हमें पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम इसकी रॉ लैंग्वेज जानते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है। आर्टिकल 12 इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 12 प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इट मीन्स जब तक कि लिखा हुआ कंटेक्स्ट या कोई कंटेक्स्ट कुछ और ना कह दे तब तक स्टेट का मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड all local or other authorities within the territory of India और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स इसमें इसने 4 पॉइंट्स में बातें क्लियर करी हैं। जैसे कि ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 12 दैट इज स्टेट, स्टेट में क्या क्या आएगा। स्टेट इसलिए यूज़ किया गया है ताकि हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स हम किसके अगेंस्ट क्लेम करते हैं, स्टेट के अगेंस्ट। ये वो वाला स्टेट है। ये हमारे यूनियन में जो अलग अलग स्टेट है, यूपी, उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो वाले स्टेट की बात नहीं कर रहा है। ये स्टेट ओवरऑल हमारे कंट्री को लेके चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, इसका मतलब है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आएगी स्टेट में। इसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, और पार्लियामेंट। उसके बाद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, स्टेट की जो लेजिस्लेचर है और स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वो भी दोनों चीज़ें किस में आएगी? स्टेट में आएगी। सारी लोकल अथॉरिटीज़, लोकल मीन्स ये म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह जो हम देखते हैं, एमसीडी हो गई दिल्ली में, जेडीए हो गई गाज़ियाबाद में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें ये भी स्टेट में आएगी। इनके अगेंस्ट भी हम अपने फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट है, और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी और अदर अथॉरिटीज़ बोला है, और भी बाकी सारी अथॉरिटीज़ आएंगी। देखिए, इसने बोला और अदर अथॉरिटीज़, और अदर अथॉरिटीज़ को इसने कहीं पर डिफाइन नहीं किया। तो जो सारा का सारा इशू है ना इस सेक्शन आर्टिकल में, वो अदर अथॉरिटीज़ को लेके ही है। तो अब हम पूरा जानेंगे कि अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन जो एग्जॉस्टिव नहीं है, बट ये इंक्लूसिव वन है कि इसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ठीक है, अदर अथॉरिटीज़ को लेके इशू है क्योंकि ये कहीं भी डिफाइन नहीं है, इसलिए हमें इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट पर रिलाई रहना पड़ता है कि हाँ, कोर्ट ने क्या बोला है, उस हिसाब से हम इसको डील करते हैं। तो देखिए, अब केस लॉज स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे केस लॉज हैं, और सारे के सारे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज है। अगर आपने ये सारे केस लॉज याद कर लिए और लिख लिए, तो ये जो भी सेक्शन क्वेश्चन आएगा इसके रिगार्डिंग, आपके मार्क्स कटने के बहुत ही मिनिमम चांसेस होंगे। अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको आउट ऑफ फुली मार्क्स मिलने वाले हैं अगर आपने ये सारे केसेस लिख दिए एज इट इज़। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला केस है, सबसे पहला केस, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। ये 54 का केस है, मद्रास हाई कोर्ट का केस है। इसमें क्या हुआ, मद्रास हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि अदर अथॉरिटीज जो यूज़ किया है ना, इसका मतलब है कुड इंडिकेट अथॉरिटीज ऑफ अ लाइक नेचर। मीन्स जैसी अथॉरिटीज़ की ये आगे बात कर रहा है, जैसे लोकल अथॉरिटीज इसने पहले बोला है, तो लोकल अथॉरिटीज़ तो उसी से रिगार्डिंग ये अदर अथॉरिटीज़ भी होगी। इट मीन्स एजुसडम जेनरिस का यहाँ पे रूल लगाया गया। एजुसडम जेनरिस मतलब ऑफ द सेम काइंड, मतलब जिसकी पहले बात की गई है उसी की आगे बात कर रहा है। जैसे हम एटसेट्रा लगाते हैं ना, जैसे हमने बोला मैंगो, पपाया, एटसेट्रा, इट मीन्स हम यहाँ पे फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। तो एटसेट्रा में भी एक मीनिंग छुपी हुई है जो कि लिखी नहीं है, बट हमें पता चल रहा है उसके पहले वाले वर्ड्स को देखकर। इसे ही बोलते हैं एजुसडम जेनरिस। ठीक है, बट यहाँ पे भी कोर्ट ने यही कहा
कि एजुसडम जेनेरिस का ही रूल लगाया है, और अथॉरिटीज़ यहाँ पे जो अदर अथॉरिटीज़ यूज़ की गई है इसका मतलब वही होगा जो कि लोकल अथॉरिटीज से रिलेटेड होगा। ठीक है, इट मीन्स देखिए यहाँ पे क्या बोला, इट मीन्स इट इंक्लूड्स अथॉरिटीज एक्सरसाइजेज गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शंस। वही अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट फंक्शन कर रही हो या फिर सॉवरेन फंक्शन कर रही हो, क्योंकि अदर अथॉरिटीज से पहले यही वर्ड यूज़ किए गए हैं उसमें। लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट, ये सब है ना, तो इसी से रिगार्डिंग उसका मीनिंग निकाला गया यहाँ पे कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि इट कांट इंक्लूड पर्सन्स, नेचुरल और जूरिस्टिक, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और जो यूनिवर्सिटी है, जो कि इसमें केस में था, यूनिवर्सिटी भी इसमें कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए यूनिवर्सिटी भी स्टेट नहीं है। तो ये हो गया पहला केस 54 का। नेक्स्ट, अब ये एक रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन थी कि सिर्फ आपने पिछले वर्ड्स को देख के आगे की मीनिंग डिराइव कर ली, तो इसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उजमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962 में। ठीक है, वो 54 का केस है मद्रास हाई कोर्ट का, और ये सुप्रीम कोर्ट का केस है 1962 का। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इट वाज हेल्ड दैट एजुजम जेनरिस रूल इज नॉट एक्सप्रेसिंग दिस टर्म एज देयर इज नो कॉमन जीनस। यहाँ पे जो अदर अथॉरिटीज लिखा है और जो बाकी वर्ड्स है उनमें कोई कॉमन जीनस नहीं है। कॉमन जीनस मतलब कि उसको लिखने का कोई वहाँ पे मीनिंग नहीं है। वो अगर मेंशन कर दिया उसने सारा कुछ और फिर अदर अथॉरिटीज लिख रहा है, वहाँ पे वो कोई कॉमन मीनिंग नहीं दिखा रहा उनके बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ठीक है, बिटवीन दीज नेम्ड बॉडीज इन आर्टिकल 12 नॉर दीज बॉडीज बी सो प्लेस इन वन सिंगल कैटेगरी ऑन एनी रैशनल बेसिस। ना ही हम इन सारी चीज़ों को एक एक कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन जनरलिस्ट वहीं लगता है जब सारी वर्ड्स को एक कैटेगरी में रख सकते हैं। आप इसमें सिंपली इतना याद रखिए कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन जनरलिस्ट रूल को डिनाई कर दिया उजम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। अब आगे चलते हैं। अब एक केस आया 67 में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें इट वॉज हेल्ड दैट एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज इज वाइड इनफ। यहाँ पे बोला गया कि ये काफ़ी वाइड वर्ड है, टू इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सारी अथॉरिटीज आएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट करी है या फिर लॉ ने क्रिएट करी है, स्टैट्यूट ने। ऑन हुम्स पावर आर कन्फर्ड बाय लॉ, जिनको लॉ द्वारा पावर दी गई है वो सारी की सारी अथॉरिटीज इसके अंदर आएगी। It is not necessary that the statutory authority should be engaged in performing government और सॉवरन फंक्शंस, चाहे वो गवर्नमेंट फंक्शन कर रही हो, सॉवरन फंक्शन कर रही हो या ना कर रही हो, बट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट करी है वो अथॉरिटी या फिर किसी लॉ ने क्रिएट करी है वो अथॉरिटी, तो वो भी स्टेट होगी। इसमें काफ़ी वाइड इंटरप्रिटेशन दे दिया गया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल 67 में। आप सीरीज ये ईयर भी याद रखिएगा, सीरीज में बिल्कुल 54, 62, 67 अब आगे आएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो प्रीवियस केस में हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको अप्लाई किया सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम में 75 में। ठीक है, इसमें कैसे अप्लाई किया, इसमें बोल दिया गया कि ठीक है, आपने बोला ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने या फिर किसी लॉ ने जो भी अथॉरिटीज क्रिएट करी है सारी स्टेट हैं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस हिसाब से ONGC, LIC, IFC, ये सारी की सारी अथॉरिटीज़ भी आर्टिकल 12 के अंडर आती है और ये सारी की सारी अथॉरिटीज़ स्टेट मानी जाएगी। ठीक है, इसीलिए इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकते हैं, मतलब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर इन कंपनीज़ ने उनके राइट्स का कोई भी वायलेशन किया तो वो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको पता ही है, रेट्स के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे ये हेल्ड हुआ कि ONGC, LIC, IFC ये भी स्टेट मानी जाएगी और इनके एम्प्लॉयज़ बिल्कुल अपने कंडीशन ऑफ सर्विस को लेके क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो। नाउ द नेक्स्ट वन। अब देखिए ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट गिवन अर्लियर बाय जस्टिस मैथ्यू ने प्रीवियस केस में दिया, वाज फाइनली समराइज्ड बाय जस्टिस भगवती। अगर आप नाम याद रखोगे तो ये आपके आंसर में एक एड ऑन होगा। ठीक है, ये जस्टिस भगवती ने RD शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 सुप्रीम कोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहा। इसमें जस्टिस भगवती ने बोला कि देखिए, अगर हमें पता लगाना है कि कोई अथॉरिटी स्टेट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इफ़ अ बॉडी इज एन एजेंसी और इवन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे बोला अगर वो गवर्नमेंट की एजेंसी हो या तो फिर इंस्ट्रूमेंटैलिटी भी हो, तब भी हम उसे स्टेट मान लेंगे। सिंपल सा इन्होंने समराइज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, समराइज ऐसे किया कि देखिए फिर से समझिए, एजेंसी या तो गवर्नमेंट की एजेंसी हो, गवर्नमेंट ने ही क्रिएट करी हो, या फिर गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी हो। इंस्ट्रूमेंटैलिटी मतलब गवर्नमेंट के इशारे पे, एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, इनको अच्छे से वो पॉइंट आउट नहीं कर पाए जस्टिस भागवती। ठीक है, बट उन्होंने इतना ज़रूर बोल दिया था, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और इसके ये जो दो वर्ड्स है एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी, ये आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा एज इट इज़। ठीक है, तो उनको हम स्टेट मान लेंगे। ये हुआ 1979 में। नाउ द नेक्स्ट वन। अब देखिए 81 में क्या हुआ,
अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, फिर से एक बार ये पॉइंट आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, जो भगवती जी ने बोला था कि एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी होगा, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि और इंस्ट्रूमेंटेलिटी कब माना जाएगा। हम उसके लिए 6 पॉइंट्स देते हैं, अगर इनमें से कोई भी फुलफिल होता है तो इसका मतलब है कि वो भी स्टेट मानी जाएगी। अब देखिए वो 6 पॉइंट्स कौन से, यहाँ पे 6 टेस्ट दिए गए, ठीक है। या तो इफ द एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, या तो उस एजेंसी या फिर वो जो भी कंपनी है कुछ भी बोलो, उसका सारा का सारा शेयर कैपिटल गवर्नमेंट द्वारा हेल्ड हो, ठीक है, गवर्नमेंट ने सारी शेयर कैपिटल लगाई हो, वो इसका मतलब है कि वो भी स्टेट मानी जाएगी, वो उसकी एजेंसी होगी। सेकंड, अगर एंटायर नहीं है तो मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट टू अ कॉर्पोरेशन टू मीट इट्स एंटायर एक्सपेंडिचर, उसको खर्चे चलाने के लिए गवर्नमेंट मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट देती है कि तुम्हारा ये खर्चा होता है इस कंपनी का, गवर्नमेंट से पैसा आता है, तो वो भी हमारी क्या मानी जाएगी, एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट है। थर्ड वन इज कॉर्पोरेशन मोनोपोली बाय द स्टेट, किसी एक कोई भी एक ऐसा बिजनेस खोला या फिर कोई भी काम खोला, उसको मोनोपोली दे रखी है स्टेट ने। मान लीजिए कि रेलवे प्राइवेट हो गया पूरा का पूरा, बट मोनोपोली है कि तुम ही चलाओगे, ठीक है, तुम्हारे अलावा रेलवे को चलाने का किसी के पास पूरे इंडिया में राइट नहीं रहेगा, मोनोपोली दे दी, और प्राइवेट भी है, इसका मतलब है कि स्टेट ने मोनोपोली दे दी ना, वो भी स्टेट माना जाएगा, क्योंकि स्टेट ने ही तुम्हें एक मोनोपोली दे दी, तो इसका मतलब तुम भी स्टेट हो। फोर्थ इज डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, इसका मतलब है कि जिस कंपनी में, जिस अथॉरिटी में स्टेट का बहुत ही ज़्यादा डीप कंट्रोल हो, डीप कंट्रोल इन द सेंस कि उसके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है टॉप पोजीशंस में, वहाँ पे स्टेट के लोग हो, या फिर अ, एक रिजर्वेशन ही हो स्टेट के लिए कि हाँ, अगर इसका इस कंपनी का सीईओ जो होगा वो हमारा होम मिनिस्टर होगा, बाई चांस ऐसा लिखा हुआ है, तो वो भी डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल हो गया, ठीक है, तो वो भी क्या मानी जाएगी, एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट है। नाउ द फिफ्थ वन इज परफॉर्मिंग मेजर पब्लिक फंक्शंस, वो कंपनी क्या करती है, मेजर पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, विच आर क्लोजली रिलेटेड विद गवर्नमेंट फंक्शंस, जो कि बिल्कुल गवर्नमेंट फंक्शंस की तरह लगते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कोई स्कीम चला रही है, वो कंपनी भी कोई स्कीम, वैसी स्कीम प्रोवाइड कर रही है, उज्ज्वला योजना या फिर कोई भी आप सोच सकते हैं, ठीक है, वैसे ही पब्लिक फंक्शंस की तरह वो डील करती है, तो वो भी मानी जाएगी कि वो एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट है। एंड मेजोरिटी ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर उसकी मेजोरिटी ऑफ शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, मेजोरिटी मीन्स 51 और मोर, ठीक है, तो वो क्या मानी जाएगी, वो भी एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी मानी जाएगी। अब देखिए ऊपर हम फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा एंटायर शेयर कैपिटल होगी, तो मेजॉरिटी होगी, तो ये दोनों तो आपको याद करना बहुत आसान है। थर्ड वन इसकी अगर मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट देती है अपने उसके खर्चे चलाने के लिए, तो वो भी मानी जाएगी, ये 3 पॉइंट्स तो खर्चे से रिलेटेड है। फोर्थ वन इज अगर उसको मोनोपोली दी है, बहुत आसान है याद करना। फिफ्थ वन इज अगर डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, दैट्स इट। एंड द लास्ट वन इज परफॉर्मिंग मेजर पब्लिक फंक्शंस, जो कि गवर्नमेंट फंक्शंस की तरह रिलेट करते हैं। ये तो ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, और ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये 81 का केस था, अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या हुआ, 81 के बाद सीधा 2002 में एक इंपॉर्टेंट केस आता है, जिसका नाम है प्रदीप कुमार बिस्वस वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि देखिए जो 6 टेस्ट थे ना अजय हासिया केस के, वो रिप्लेस कर दी गई कि ठीक है, वो क्योंकि उसमें जो पॉइंट आपने पढ़ा डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, उसको थोड़ा सा मतलब उसको एज इट इज़ देखना ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हाँ ये स्टेट कंट्रोल कैसे, किसको हम डीप मानेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा पॉइंट क्लिंचिंग है। इसीलिए यहाँ पे बोला कि देखिए उसके जो 6 पॉइंट्स है ना, हम उसको रिप्लेस करते हैं इन 3 पॉइंट से, अगर ये 3 पॉइंट्स में से कोई सा भी पॉइंट हुआ तो भी हम उसे एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ गवर्नमेंट मान लेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट्स कौन से दिए एपेक्स कोर्ट ने, बोला कि a body to be considered as a state, it has to be, ये यू हो गया, ये टू है, to be established that it is या तो फाइनेंशियली या फिर फंक्शनली या तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या होनी चाहिए, डोमिनेटेड बाय, या तो डोमिनेट हो या तो फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट हो। अगर फाइनेंशियली कंट्रोल है गवर्नमेंट का तो, फंक्शनली कंट्रोल है तो, और एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल है तो, ये वो जो भी एजेंसी है उसको हम स्टेट मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए, बट देखिए इसमें रिप्लेस तो कर दिए वो 6 टेस्ट, बट यहाँ पे उसको ओवर रूल की कोई बात नहीं आई है, मतलब वो केस ओवर रूल हुआ या नहीं हुआ उसकी कोई वहाँ पे बात नहीं की गई है, बट उसके 6 टेस्ट की जगह ये 3 टेस्ट दे दिए गए कि आपको थोड़ा सा आसानी होगी तो इनमें से डील कर लीजिए, बस इतना ही इस केस में हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नाउ द नेक्स्ट वन, जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2005 का केस है। इसमें हुआ क्या देखिए,
इसमें अब दोनों जो प्रीवियस हमने केसेस पढ़े उनको अप्लाई कर दिया गया। अप्लाई इन द सेंस एपेक्स कोर्ट स्प्लिट हो गई 3:2 की रेशियो में। मेजोरिटी ने क्या हेल्ड किया कि बीसीसीआई जो है ना, बीसीसीआई का यहाँ पे इशू था कि बीसीसीआई स्टेट है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये पता लगाना था। अब देखिए मेजोरिटी ने कहा कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है, क्योंकि इन्होंने कौन सा टेस्ट लगाया, प्रदीप कुमार बिस्वास का टेस्ट लगाया। और यहाँ पे माइनॉरिटी ने कौन सा लगाया, अजय हासिया का टेस्ट लगाया। और इन्होंने कहा कि बीसीसीआई भी स्टेट है, क्योंकि अजय हासिया के टेस्ट में एक पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, डीप एंड पर्वेसिव स्टेट कंट्रोल। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई बीसीसीआई में ना स्टेट का डीप एंड पर्वेसिव स्टेट कंट्रोल देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे स्टेट बोलेंगे। पर ये डिसीजन जो था माइनॉरिटी का था, इसलिए ये अप्लाई नहीं हो पाया। और मेजोरिटी ने कहा कि ना ही फाइनेंशियली बीसीसीआई हेल्प लेती है, ना ही फंक्शनली, और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकार का कोई इसमें रोल है। इसलिए इन्होंने कौन सा लगाया, प्रदीप कुमार बिस्वास टेस्ट लगाया। और उन्होंने कहा कि बीसीसीआई जो है स्टेट नहीं है। तो फाइनली इस केस में यही हुआ कि बीसीसीआई को स्टेट नहीं माना गया। ठीक है, बट ये दोनों केसेस अलग अलग जजेस ने लगाए, तो इसीलिए ये दोनों ही केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोई भी ओवर रूल नहीं हुआ है, इसलिए ये इशू में रहता है। बट आपको इतना ज़रूर डील पता चल गया होगा कि ये सारे के सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एक सीक्वेंस ज़रूर पता चला होगा कि इनको याद कैसे रखना है। और एक बहुत ही आसान है याद रखना, अगर आप 3-4 बार पढ़ेंगे या 1-2 बार वीडियो देखेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। नोट्स इसके ज़रूर बना लेना। और ये जो आर्टिकल है, ये बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड आर्टिकल है, कि ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स 14 से स्टार्ट होते हैं, तो हम 12 को इग्नोर करते हैं, नहीं, बट किसके अगेंस्ट क्लेम कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब हर स्टडीज़ में तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 12। ठीक है, इसलिए अब आप आपने अगर इन सब के नोट्स बना लिए ये 8 केसेस के, तो आपको मतलब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको इसके लिए कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन और बाकी ये 8 केस लॉज। ठीक है, बस इतना ही है। एक बार इन केसेस को हम सीक्वेंस में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 54, फिर उजमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 62, फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान मोहनलाल 67, सुखदेव सिंह भगत राम 75, जिसमें ओएनजीसी एलआईसी को बोला था, फिर आर डी शेट्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी 79, अजय हासिया खालिद मुजीब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें हमारे भगवती जी ने बोला, फिर प्रदीप कुमार विश्वास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, जो हम देखते आए 6 पॉइंट्स, इसमें 3 पॉइंट्स, और अजय हासिया में 6 पॉइंट। ठीक है, आर डी शेट्टी में भगवती जी ने बोला था एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी। तो ये लास्ट के 4 केसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर के 2 केसेस में हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सारे याद कर लिए तो आपका क्वेश्चन का आंसर कहीं नहीं गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने इससे कुछ ज़रूर सीखा और आपकी एजुकेशन या आपके नॉलेज में ज़रा सा भी ऐड ऑन हो पाया। तो इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।